Namaste all of you. नमस्ते नीपा दीदी. नमस्ते अर्चिता दीदी. हेलो जिगर भाई, नमस्ते. नमस्ते हिना दीदी. हाय तारश्वी. नमस्ते हिना दीदी. नमस्ते. मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 12. आज का एपिसोड शुरू करेंगे गुरु वंदना के साथ. गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य. नमस्ते. सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावत द्वार. जय गुरुदेव. सही है कि एक सदगुरु ही हमें अनेक रास्ते दिखा सकते हैं और हमारी अंदर की जो टैलेंट है वो खोज के उस राह पे हमें जाने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं. आज के हम जो बुलाने जा रहे हैं हमारे गुरुजी की शिष्या को, वे कथक नृत्य में शिक्षा विशारद है एवं उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पीएचडी भी कंप्लीट किया हुआ है. उपरांत उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं, सोनेट और गजलें भी लिखी हुई है. तो आइए ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड हमारे दीदी को बुलाने जा रहे हैं. दीदी का नाम है डॉक्टर ऐना त्रिवेदी. नमस्ते ऐना दीदी, आपका हार्दिक नमस्ते. स्वागत है. थैंक यू प्रतिभा. तो हम आपसे यही आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे कि आपकी कथक की जर्नी कैसे शुरू हुई. वैसे मेरी कथक की जर्नी तो ऑब्वियसली बचपन से स्टार्ट हो गई थी, पर उम्र का पता नहीं है, कब शुरू किया ये पता नहीं है. इतना याद है कि जब मुझे पता था कि हम कुछ कर रहे हैं तब मैं डांस सीख रही थी. और तब हम लोग क्रेसेंट रहते थे भावनगर में, और वहाँ से डॉन चौक नज़दीक हुआ करता था. तो वहाँ मैं पहले सीखने के लिए जाती थी, और वहाँ उपेन भाई सिखाते थे, और गुरुजी कभी कभी आते थे वहाँ पर. और वैसे मैंने वहाँ डॉन चौक से ये सीखना शुरू किया. और फिर आगे आपने शिक्षा विशारद किया है, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही. हाँ, वो वहाँ से शुरू किया. उसके बाद
हम लोग यहाँ पर हिल ड्राइव में रहने के लिए आ गए। और यहाँ से परिमल नजदीक है। तो फिर गुरुजी के पास मैंने सीखना शुरू किया। और हम लोग जब छोटे थे तब मेरे पापा और मेरी मम्मी, ये दोनों, पापा तबला बजाते थे और मम्मी गाती थी। और बड़े भैया वो हारमोनियम बजाते थे और छोटे भैया तबला बजाते थे और मैं डांस करती थी। तो पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। और फिर हिल ड्राइव में आने के बाद तो बड़े मजे थे क्योंकि गुरुजी के पास सीखना मिला। तो तब जब मैंने परिमल में स्टार्ट किया कला क्षेत्र में सीखना, तो गुरुजी ने बोला कि ना अभी डांस के साथ हारमोनियम भी सीखना है, गाना भी सीखना है, तुम्हारी आवाज अच्छी है तो तुम गाओ। फिर मैंने 1 साल ट्राई किया, हारमोनियम सीखा, गाना भी सीखा। पर समहाउ मुझे लगा ये गाना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर मैंने गाना छोड़ दिया और सिर्फ डांस पे कंसंट्रेट किया। और प्रवेशिका पूर्ण तक सब कुछ ठीक चला। फिर 10th 11th और 12th में मैंने ड्रॉप लिया था पढ़ने की वजह से। और तब उसके बाद मैंने फिर से कला क्षेत्र ज्वाइन कर लिया। और जब फिर से कला क्षेत्र मैंने ज्वाइन किया FY में, तब तक मेरे बड़े भैया जो थे वो आर्मी में ज्वाइन हुए थे, मेरे छोटे भैया इंडियन नेवी में ज्वाइन हुए थे, मेरे पापा एनसीसी में मेजर थे। तो मुझे भी ये लाइन बहुत पसंद थी। तो मैंने भी फिर FY में एनसीसी ज्वाइन कर लिया। और एनसीसी, कथक, साइकोलॉजी सब साथ में शुरू था मेरा। गुरुजी ज्यादा छुट्टी नहीं देते थे कि कैंप वगैरह में जाना होता है तो फिर गुरुजी कि इतनी छुट्टी मत लो, तुम्हारी प्रैक्टिस छूट जाती है। पर फिर भी थोड़ा बहुत वक्त निकाल के RDC के लिए मैं तैयारी कर रही थी। फिर एक बार क्या हुआ कि गुरुजी को मैंने बताया, बहुत डरती थी गुरुजी से कि गुरुजी डांटेंगे, सबके सामने डांटते गुरुजी। तो तो फिर ऐसा लगता कि गुरुजी को नहीं कहना है। फिर भी मैंने हिम्मत करके गुरुजी को बोला कि गुरुजी RDC में सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप परमिशन दे तो मैं कैंप वगैरह कर लूं। गुरुजी ने बोला ठीक है, अगर कुछ होता है तो करो, पर विशारद छूटना नहीं चाहिए। विशारद की तब मध्यमा पूर्ण हो चुका था, तो विशारद की तैयारी तब शुरू थी। मैंने बोला मैं सब कर लूंगी। तो फिर गुरुजी ने विश्वास रखा। मैंने RDC के लिए ट्राई किया। 2 महीने अहमदाबाद में कैंप होता है उसके लिए, तो 2 महीना अहमदाबाद में रुकी। फिर दिल्ली के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ RDC में। और दिल्ली 1 महीना रुकना होता है और जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें हमें हिस्सा लेना होता है, उसके लिए तैयारी करनी होती है। तो वो मैंने किया और RDC होकर मैं फरवरी में वापस आई। तो पहले तो मुझे अंदर इतना डर था कि गुरुजी डांटेंगे ही, इतने महीने में छुट्टी पे चली गई तो। पर बहुत स्ट्रेंज कि गुरुजी ने ऐसा नहीं किया था, गुरुजी ने डांटा नहीं था, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि ये कुछ अचीव करके आई है। तो फिर गुरुजी ने जैसे गुरुजी का नेचर था, तो गुरुजी ने सबको बिठाया, फिर बात की, क्योंकि सबको RDC का मतलब मालूम नहीं होता है, RDC क्या है, उसका इम्पोर्टेंस भी खबर नहीं होता है। तो सबको RDC के बारे में पहले गुरुजी ने बताया। फिर बोला कि अपनी बच्ची वहाँ होकर आई है। और वहाँ पर बहुत, जी जी, रियली RDC में सिलेक्ट होना बहुत प्राउड मोमेंट होता है।
हाँ, और वहाँ से फिर गुरुजी ने हमें फिर बोला कि अभी तो सिर्फ विशारद पे कंसंट्रेट करना है और अभी कुछ कैंप वगैरह नहीं करना है। मैंने बोला अभी कुछ है ही नहीं, बाकी एनसीसी में जो था वो मैंने कर लिया है। तो फिर विशारद की मैंने तैयारी की। पर उस टाइम एक और प्रॉब्लम भी थी मेरे साथ, क्योंकि ये पता नहीं दिल्ली में रहने की वजह से या कुछ पता नहीं, पर मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ था। तो मैं सॉक्स के बगैर काम नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने मना किया था कि तुम सॉक्स के बगैर खुले पैर मत रखो। फिर अपने मानद मंत्री जो है, ट्रस्टी है देसाई साहब, उसको भी मैंने तब तब दिखाया था। तो उन्होंने भी बोला था कि पैर को ऐसे खुले मत छोड़ा करो, क्योंकि उसमें इंजेक्शंस लगते थे और वो बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट थी मेरी स्किन की, क्योंकि जितने भी स्पॉट थे वहां पर इंजेक्शन लगता था। तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। पर फिर भी गुरुजी ने बोला कि देख लो, अगर तुमसे सॉक्स के साथ कुछ हो सकता है, तुम कर सकती हो तो करो। फिर मैंने ट्राई किया। 15-20 दिन लगे मुझे, चक्कर नहीं ले सकती थी मैं। तो जो थोड़े टुकड़े होते थे उसमें मैं रुक जाती थी। जब चक्कर लेने हो सब चक्कर लेते थे, मैं रुक जाती थी। पर ऐसे करके करके वो इतनी ग्रिप आ गई थी फिर सॉक्स में भी, कि मैं बहुत ही अच्छे से कर सकती थी। तो सब जानते हैं मेरे साथ जिसने विशारद किया, मुरली भाई, आरती बहन, सेजल, यात्री, उर्वशी, हम सब ने साथ में विशारद किया। ये सब जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए ये टास्क। पर गुरुजी के आशीर्वाद से और पूरे सपोर्ट से मैंने ये विशारद तब पूरा किया था। ऐसे विशारद की जर्नी हुई है। राइट। उसके बाद और शिक्षा कैसे तुरंत हो गया कि? सॉरी, आवाज नहीं आई आ रही कैंट। है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओ, अच्छा, मैं यही पूछना चाहती थी कि विशारद के बाद तुरंत शिक्षा विशारद आपने कर लिया था कि क्या प्रोसेस रही शिक्षा विशारद के लिए आपकी? नहीं, विशारद के तुरंत बाद तो मुझसे नहीं हो सका, क्योंकि उसके बीच में एक मैं आपको किस्सा सुनाना चाहूंगी। अ, एक बार क्या हुआ कि आरडीसी का जो मेरा पूरा हुआ ना कैंप, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि गुरुजी ने बोला कि तुम एंकरिंग करोगी। तो मेरे लिए वो बहुत ही पहली चैलेंज जैसा था कि एंकरिंग, और मैं, क्योंकि मैंने तब माइक कभी फेस नहीं किया था। तो गुरुजी ने बोला नहीं तुम कर सकोगी, तुम कर लो। मैंने बोला ठीक है। फिर आरडीसी की बात जब मैं आई थी तो शायद मेरा अजीब हुआ नहीं था, पर ये पहला वार्षिकोत्सव 94 में मैंने एंकरिंग उसकी की थी। और आज तक कला क्षेत्र के प्रोग्राम्स में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि मैं एंकरिंग करूं। और शायद सबको अच्छा भी लगता होगा मेरा एंकरिंग, क्योंकि फीडबैक मिलते रहते हैं जी। तो वो पहला अपॉर्चुनिटी गुरुजी के वजह से मुझे मिला था। और आज ये है कि रेडियो में मैं स्पीच देती हूँ। मेरा काव्य पाठ होता है रेडियो में। राजकोट आकाशवाणी में मेरा स्पीच होता है, और दूरदर्शन में भी मेरा काव्य पाठ होता है। 8 मार्च को, लास्ट 8 मार्च को दूरदर्शन थलतेज पर हमारा सब रिकॉर्डिंग हुआ था। तो मैं मानती हूँ कि ये सब गुरुजी की वजह से है। अगर गुरुजी ने हमें मौका नहीं दिया तो शायद आज मैं ये नहीं कर पाती, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जो राइट, गुरुजी ने हम में रखा था वो हमें अपने आप नहीं मिलता।
क्योंकि गुरुजी के कॉन्फिडेंस से हम आगे चले हैं। तो ये एक किस्सा। फिर एक दूसरा किस्सा भी मुझे कहना है जो गुरुजी से रिलेटेड है। उसके बाद मैं शिक्षा विशारद की स्टोरी आपको बताऊंगी। मुझे याद है गुरुजी ने एक बार मुझे कहा कि अपने पापा से पूछना कि ये अनुवंश और पर्यावरण का रिलेशन क्या होता है ये आर्ट के सिलसिले में। तो मैंने पापा से बोला था कि ये अनुवंश और पर्यावरण के बारे में गुरुजी पूछ रहे थे। फिर पापा ने मुझे एक बुक दी। पापा श्यामलदास कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और तब पापा ने मुझे एक बुक दी। मैंने जाके गुरुजी को दे दी और गुरुजी ने वो बुक पढ़ी होगी। फिर मैंने कभी पूछा नहीं वो बुक के बारे में गुरुजी से या पापा से कुछ भी। पर आज जब मैंने खुद साइकोलॉजी पढ़ी और इतने साल से मैं साइकोलॉजी के साथ काम करती हूँ तो ये बात मेरे अंदर आती है कि गुरुजी ने क्यों बुक मंगवाई होगी। कि गुरुजी बच्चों को जानने के लिए, बच्चों को बड़ी नजदीक से जानने के लिए और उनके नेचर को पहचानने के लिए, स्टूडेंट्स की जो खामियां हैं, खूबियां हैं, उनको जानने के लिए वो साइकोलॉजी भी पढ़े थे और उसकी बुक्स भी पढ़ा करते थे गुरुजी। तो ये बात मुझे अब तक याद है। और साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है व्यक्तिगत भिन्नता। कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कभी भी मैच नहीं करता, अलग होता है। जैसे एक माता की दो संतान है फिर भी वह सेम नहीं है, अलग है। क्योंकि दोनों की परवरिश भी अलग है और दोनों को जो अनुवंश मिला है वो भी अलग है। तो इस हिसाब से आज जब मैं गुरुजी को साइकोलॉजी को ध्यान में रख के याद करती हूँ तो यही बात मैं समझ सकती हूँ कि गुरुजी ये जानना चाहते थे कि साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे बच्चों को जानना चाहिए और उनके अंदर रही हुई सब जो बातें हैं वो मुझे पहचाननी चाहिए। ये बात मुझे आज समझ में आ रही है। और 96 में 95 में हमने विशारद किया और 96 में फिर मेरा टीवाई था। तो लास्ट ईयर कॉलेज का और अभी मैं आपको वहां पर ले जा रही हूँ शिक्षा विशारद की स्टोरी में। हाँ, जी। हेलो। टेक्निकल इश्यू हुआ लगता है, फिर से एक बार रहीना दीदी को ज्वाइन करते हैं। जी, मुझे भी वही लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ।
ओके, वेलकम यू ओके। अगेन दीदी। हाँ, थोड़ी। लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। ओके। ओके। लास्ट। ओके, लास्ट कहाँ पर थे हम? जी, आपका शिक्षा विशारद की जर्नी के आजू बाजू थे। ओके, ओके, ओके। तो 96 में मेरा टीवाई था। जी। और टीवाई बीए में मैंने यूनिवर्सिटी फर्स्ट में आई थी। मैंने टॉप किया था। अरे और जी। और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था साइकोलॉजी में। वाह वाह। फिर मैंने एमए किया, पीएचडी किया, बीएड किया। और कुल मिलाकर 96 से लेके 2003 तक मेरा ये कथक छूट गया। और मैंने कथक। जी। राइट। फिर मैं गुरुजी से मिलने गई थी घर पर। गुरु माँ भी साथ में थी। जी। जी। यस दीदी, अभी भी शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट होके आ रही है। हेलो। जी जी। जी। हाँ, तो फिर गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो तब मेरे पास डिग्रीज थी, बीए, एमए, पीएचडी। जी जी।
तो योगा भी से वजन भी कम हो जाएगा। तो यकीन मानो, मेरा 10 kg वजन मैंने तब घटाया था। और वाह। जस्ट ऑफ गुरुजी की मैंने ये सब किया। गुरुजी ने जैसे बोला डाइट प्लान वगैरह, तो 10 kg मेरा मेरा नहीं, वजन घटा था। हाँ। बहुत और हाँ, प्रैक्टिस भी, हाँ। और प्रैक्टिस भी मेरी शुरू थी। और जी उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आप शिक्षा विशारद कर लो। तो जी लास्ट मैंने 95 में जो 94 में जो विशारद किया था, उसके जी बाद ये सब जर्नी करके मैं वापस आई। लाइफ की पूरी जर्नी मैंने कर ली थी। और उसके बाद 2006 में मैंने शिक्षा विशारद की। और ओके। तब से, हाँ, और तब से लेके अब तक मैं शायद कहीं भी रुकी ही नहीं हूँ, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि तब से जो गुरुजी के साथ अटैचमेंट हो गया वो अभी तक का। जी जी और गुरुजी ने फिर मेरा जब शिक्षा विशारद खत्म हुआ, तब गुरुजी ने मुझे बोला कि अभी जो शिक्षा विशारद वाले स्टूडेंट्स आएंगे नेक्स्ट ईयर, उनको तुम जी इसका जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो, यस। तो जी, वो मैंने हम थे। मुझे तो वो पूरा अभी याद है कि आपने सिखाया था हमें वो सब कुछ। जी, तो वो साइकोलॉजी में फिर कला क्षेत्र में भी सिखाती थी। तो जी जी तब से फिर जुड़ गई हूँ कला क्षेत्र से, गुरुजी से। और right, फिर तो क्या हुआ, बहुत मजा आया। फिर गुरुजी ने क्या किया था, ओल्ड ओके। स्टूडेंट ग्रुप बनाया था। अरे जो वाह। हम और जो हम लोग थे ना, पारुल बेन, जिग्ना बेन, अल्फा बेन, ऋतु बेन, जी बहुत सारे थे हम, 10-15 थे। तो गुरुजी ने सबको इकट्ठा किया कि तुम सब आओ और कुछ न कुछ करो, आओगे तो करोगे। तो फिर हमने स्टार्ट किया। शाम को हम लोग इकट्ठा होते और जी हमारी प्रैक्टिस वगैरह हम वहाँ करते। और गुरुजी ने एक दो प्रोग्राम में भी हमें एक आइटम दे दी थी, तराना वगैरह। तो वो वाह। भी हम लोगों ने किया। और फिर मैं गुरुजी को हंसती थी कायम कि गुरुजी आपने प्रौढ़ शिक्षा अभियान शुरू किया है। नहीं क्योंकि हम सब उम्र में बड़े थे, जो बाकी बच्चे आते थे वो सब कॉलेजियन वगैरह, और हम सब बड़े बड़े, हमारे बच्चे कॉलेज में हो इतने बड़े हम। तो ये अप्रोप्रिएट जाता है प्रौढ़ शिक्षा अभियान। तो गुरुजी ने ये तो गुरुजी ने ये हमें प्रैक्टिस करवाई थी। जी जी फिर एक दिन क्या हुआ कि जिगर भाई का सुबह में फोन आया। जिगर भाई ने बोला कि गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला ओके ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं गुरुजी से मिलने गई घर पर। तो गुरुजी ने बहुत ही सीरियसली बात की मेरे से। मैंने बोला, मुझे बोला कि देखो ऐसा है कि हम सब ने सोचा है कि तुम इतने साल से कला क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हो, सब इतना काम करती हो, तो तुम यहाँ ट्रस्टी बन जाओ। मैंने बोला गुरुजी ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट को आप ट्रस्टी बनाते हो। तो एक्चुअली दिस इज हाइट, ये गुरुजी की हाइट है कि छोटे से हम तो छोटे ही है गुरुजी के पास। गुरुजी के पास तो हम स्टूडेंट ही रहेंगे, जब भी रहेंगे हम स्टूडेंट है, बच्चे हैं गुरुजी के। तो गुरुजी ने हमें इतना मान सम्मान जो दिया, वो कोई और शायद ना दे पाए। तो इसके लिए मैं आज भी गुरुजी की पूरी आदर करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया कि जहाँ पर मैं पली बड़ी हुई,
मैंने जहाँ पर डांस सीखा, मैंने ये सब लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए तब भी गुरुजी ने मुझे सपोर्ट किया। और एक दिन मैं वहीं पर ट्रस्टी मुझे गुरुजी चुनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एकदम सही। और जी जी बोलो अभी। और आपकी जो मतलब गजल, सोनेट वगैरह आप जो लिखते हैं, जी उसके जी बारे में हमें कुछ बताइए। वो जी जर्नी आप कैसे शुरू हुई और कैसे आपने उसमें नई नई रचनाएं बनाई? जी श्योर। 2006 2008 तक तो मैं ये गुरुजी के साथ अटैच थी, और 2008 में गुरुजी ने मुझे ट्रस्टी के लिए बोला था। और जी। उसके बाद 2010 एक साल ऐसा रहा मेरा कि मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई 2010 में। और फिर मैं फिर से अकेली हो गई थी, तब भी गुरुजी मेरे साथ थे। और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है मेरे साथ, कोई बड़ा नहीं है मुझसे, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद से पता नहीं लिखना शुरू हो गया था मेरा। और प्रोग्राम्स में मैं एंकर करती थी, और जब टाइम मिलता था तो बैठ के कुछ न कुछ लिखती थी। ऐसे हो के पूरा एक बंच तैयार हो गया लिखा हुआ। फिर मैंने सोचा अब इसका क्या करूंगी, तो वो बंच पूरा लेके यहाँ भावनगर में बरसों से एक बुद्ध सभा चल रही है, तो वहाँ बुद्ध सभा के संचालक के पास, प्रदीप भाई शेठ उनका नाम, वो बुद्ध सभा के संचालक के पास में वो पूरा बंच लेके गई। मैंने बोला अब इसका क्या करूं, इसमें कुछ काम का हो तो रखो वरना कबाड़ी को दे दूं। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास छोड़ जाओ, मैं देख लूंगा। थोड़े दिन हुए, उसके बाद उनका फोन आया कि आप मिलने आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैं मिलने गई, और उन्होंने मुझे एक बुक दी जो हमारे भावनगर के जीतू भाई त्रिवेदी ने लिखी हुई है, अभी भावनगर में ही रहते हैं। उसका नाम था समझिए गजल नो लई, गुजराती में पूरा पुस्तक था। और फिर मैं तो वो पुस्तक का कीड़ा हूँ, 2 दिन में पूरी बुक मैंने पढ़ ली। और और थोड़ी थोड़ी बहुत समझ में भी आ गई। और अरे उसका वाह। श्रेय मैं फिर से गुरुजी को देना चाहूंगी, ओके। क्योंकि इसलिए कि गुरुजी ने हमें ये जो 4 गिनना सिखाया है, धा दिन दिन धा दिन दिन धा, तो ये जो हम करते हैं, पहला ही छंद था जिसका नाम है रमल छंद। उसमें ओके। 4 मात्रा थी, गाल गागा, गाल गागा, गाल गागा। तो पूरा सीधा मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने बोला ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हम लिख सकते हैं। और 10 दिन में एक गजल मैंने पहली लिख दी, और फिर वो प्रदीप भाई को दिखाई। थोड़े शब्द इधर उधर, क्योंकि वो उसको मीटर में रखना होता है, तो थोड़े शब्द इधर उधर किए, जी। और गजल पूरी हो गई। तो ये जो गुरुजी ने, मानो कि हमें इतना डीपली हमारे भीतर ये सब भरा है कि जी। हम उसका रीयूज कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं है कि ये गुरुजी का सिखाया हुआ हम कर रहे हैं। एकदम सही। इतना डीपली, हाँ, वो जहन में उतर गया है। जी। तो ये सिंपल सी बात है, ये दादिन हाँ। दिंदा बहुत ही सिंपल बात है, राइट। पर ये कितनी जगह काम आती है, ये मुझे पता चला कि ये गजल लिखने में ये गाल, अभी भी सही। मैं गजल लिखती हूँ ना तो ऐसे ही लिखती हूँ, ये राइट। यहाँ राइट। यहाँ से गिन के लिखती हूँ, जी। क्योंकि उसका गुरु लघु वो मेंटेन करना होता है, तो यहीं से होता है।
तो ये ओके। मैं पूरा गिन के हाँ तो करती हूँ। फिर एक बात बोलूं मैं आपको कि ये जब मैंने जी लिखना शुरू किया तो जी। मैं मुझे एक विचार आया कि मैं गुरु जी के लिए कुछ लिखूं। राइट तो राइट। एक दिन मैं लिखने बैठी थी, मैंने लिखा 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 14 पंक्तियां लिख डाली जी। और उसको छंदोबद्ध भी किया, छंद में उसको डाला। फिर फिर से वो प्रदीप भाई को दिखाया कि मैंने ये गुरु जी के लिए कुछ लिखा है, आप देख लो इसमें कुछ करना है तो उसने उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें मालूम है तुमने ये क्या लिखा है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैंने बस सिर्फ लिखा है। तो राइट। क्योंकि मुझे इतना वो मालूम नहीं था अभी, क्योंकि मैंने लिखना स्टार्ट किया था जी। तो उन्होंने बोला कि आपने गुरुजी के लिए एक सोनेट तैयार किया है। ये ओ 14 पंक्तियों का एक सोनेट होता है और आपने अप्रोप्रिएटली वो सोनेट लिखा है। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने गुरुजी के लिए पहला मेरा सोनेट है वो मैंने गुरुजी के लिए लिखा। तो वाह। अगर तुम हमें हम इजाजत सुनना चाहेंगे दीदी, श्योर श्योर, जरूर जी सुनना जी जी, चाहेंगे। ये गुजराती में है पूरा। जी। जी। क्या बोलते, इरशाद बोलते हैं स्टार्टिंग में। इरशाद इरशाद। इरशाद। अ, शुरू करती हूँ। जी। एक एक वडलो आज वडवा ई सहारे धीर ऊभो। एक वडलो आज वडवा ई सहारे धीर ऊभो। કેટલો ઘે ઘોર વ્યાપે છત્ર છાયામાં જ રાખે। તેજ વ્યાપે ભાલ એનું તેજ વ્યાપે ભાલ એનું ઉગતા સૂરજ સરીખું। શિલ્પને કંડારતાએ ભાલ મૃદુતમ હાથ રાખે। वाह। એકલા पंडेज झूमी એકલા पंडेज झूमी पूर सामा ए तरीने ચિતરે ચીલા નવાને ઝીલવા પડકાર રાખે। राइट राइट। वाह આજ वाह। એના હેમ આંગણ આજ એના હેમ આંગણમાં ઘડી શ્વાસો ભર્યા તો એ જ કુમળા તાપમાં પિતા સમી એ છાંય રાખે। બાળપણના કેટલા કિસ્સા ફરી ગુંજે ભરીને બાળપણના કેટલા કિસ્સા ફરી ગુંજે ભરીને આયખાની છાબમાં ખુશીઓ ભરીને એ વાલ રાખે। वाह वाह। ખુશીઓ ભરીને એ વાલ રાખે। એ ભલા માણસ અને સાદાઈ એનું છે ઘરેણું। साची बात। ને કલાનો વારસો શિષ્યોમાં ही જીવંત રાખે। ट्रू। ने कलानो वारसो शिष्योમાં ही जीवंत રાખે। શીખવે ને કેળવે સંસ્કારનું સિંચન કરે એ। શીખવે ને કેળવે સંસ્કારનું સિંચન કરે એ। હે साची। ગુરુજી આપના આશીષ અમોને ક્ષેમ રાખે। હે ગુરુજી આપના આશીષ અમોને ક્ષેમ રાખે। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। જી આ આખું એમનું કહીએ ને તો એમણે જે सॉरी मैं गुजराती में शुरू हो गई वो ऐसा ऐसा बोले ना कि वो अकेले थे फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी। जी। और राइट। कहते हैं कि जब पूर आता है नदी में, बाढ़ आती है, तब हम तैर नहीं पाते। जी उन्होंने बाढ़ में तैर के उसका सामना किया और राइट। नए पड़कारों को उन्होंने कॉप अप किया। और फिर भी हमें तो उन्होंने प्यार ही दिया है। एकदम हमें सही। कभी हाँ हमें कभी उन्होंने हाँ डांटा है, पर वो तो हमारे ही भले के लिए डांटा है कि हम राइट। अगर वो डांटते नहीं तो हम करते थोड़ी ना। करते नहीं। नीड। हम करने वालों में से नहीं थे। राइट डांटा राइट। है फिर हमने किया है। तो वो उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ शिक्षा नहीं दी है, उन्होंने हमारे संस्कारों को सीच किया है। सींचा है। राइट। एकदम सींचा है।
लाइन लिखी है आपने, वो एकदम सही है। जी, तो उसी के हिसाब से मैंने लिखा कि शीखवे ने केड़वे संस्कार सिंचन करे। हमारे पेरेंट्स के बाद वही थे जो हमको ये बाकी का सब सिखाते। कहते हैं ना कि पढ़ा है पर लिखा नहीं है, पर हमने पढ़ा भी है और हमने लिखा भी है। जो पढ़ा है वो पेरेंट्स ने पढ़ाया है, जो लिखा है वो गुरुजी ने लिखाया है। एकदम तो सही। ये जी, तो गुरुजी को ये मालूम हुआ फिर कि मुझे ये पढ़ने लिखने का भी शौक है। और फिर तो मेरे पास मैं फुल ऑफ लाइफ, मैं अपना मूव ऑन कर चुकी थी, तो मैं बहुत खुश थी अपने लाइफ में। पढ़ती थी, लिखती थी, कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो राइट। गुरुजी ने ये भी नोटिस किया कि मुझे लिखना पसंद है। तो एक दिन फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम एक लेख साइकोलॉजी को ध्यान में रख के तैयार करो ओके। कि जिसमें डांस का भी कोई फैक्टर आता हो। मैंने बोला ठीक है, मैं तैयार करूंगी। फिर मैंने एक लेख तैयार किया और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल का जो मैगजीन है, जी तो जी। जी उसका जो मैगजीन है उसमें गुरुजी के आशीर्वाद से वो लेख प्रकाशित हुआ था। उनके सहकार से उन्होंने भी थोड़ा लिखा, मैंने भी थोड़ा लिखा, ऐसा करके दोनों का जॉइन एक लेख उसमें आया था। उसके बाद 2-3 लेख शायद प्रकाशित हुए हैं उसी मैगजीन में। ओके। तो उनका जो कैरेक्टर स्टिक अगर हम कुछ लफ्जों में कहना चाहें, खास करके मैं साइकोलॉजी के साथ गुरुजी को हमेशा जोड़ती रहती हूँ। तो जी उनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर बोला जाए तो एक ही वर्ड अप्रोप्रिएटली मेरे माइंड में आता है, कैरिज्मेटिक, ओके। करिश्माती। कि जी वो कुछ बाकी नहीं है, फिर उसमें सब कुछ है। और ऐसा एक व्यक्तित्व है उनका कि वो सिर्फ देना जानता है। एकदम सही, एकदम वो सही बात। हाँ, वो सिर्फ देना जानता है। उन्होंने कहीं से भी कुछ लेना नहीं चाहा। और लेने का मतलब उन्हें ये भी अपेक्षा नहीं थी कि कोई उसे मान सम्मान दे। जी वो जी। बस करते रहते थे। एकदम सही। हम हो या कोई भी हो, वो बस काम करते थे और अपना जो कर्म है उसको वो निभाते थे। वो मैंने उन्होंने उनके व्यक्तित्व में खास देखा है। हाँ, राइट राइट। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी डांटते हैं, बोलते हैं, पर ये ना कुम्हार के जैसा है जी कि वो ऊपर से टीपते हैं और हाँ, अंदर से उसका एक, हाँ, वो सपोर्ट होता है और जी हमें जी। वो शेपिंग करते हैं। एकदम तो सही। ये शेपिंग होना बहुत जरूरी है। राइट। सबकी लाइफ का ऐसा शेपिंग नहीं हुआ है। जो कला क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि गुरुजी ने शेपिंग किया है। वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट नहीं है। उन एक एक स्टूडेंट जो है उसका नाम लेके गुरुजी उनको पहचानते थे। मतलब सही। सबको गुरुजी जानते थे, पूरी तरीके से जानते थे। और मैं बताऊं, जब मैं स्कूल मेरा चालू था, जॉब मेरा चालू है अभी। और जब मैंने नया नया जॉब स्टार्ट किया था, तब कई प्रोग्राम्स स्कूल में होते थे और गुरुजी ने वहीं पर भी मेरा सपोर्ट किया है। क्योंकि जी हमारे स्कूल में ना कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सब स्कूल में होते हैं, हमारे यहाँ भी होता है। पर जी। हमारी एक स्पेशलिटी थी बालोत्सव, ओके। जो हर 3 साल के बाद हम रिपीट करते हैं। तो बराबर। एक बार बालोत्सव था हमारे यहाँ और हम सबको क्या है, सब टीचर्स को टॉपिक दे देते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हमें पूरा प्रोजेक्ट करना है। तो मुझे हमारा प्रार्थना हॉल दिया गया था और वहाँ पर सब इंस्ट्रूमेंट का मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करना था और फिर नृत्य भी, उसका भी डेमो करना था।
सब कुछ समझाना था मुझे। फिर जी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं इतने सारे वाद्य कहाँ से लेके आऊंगी। सही। तो सब वीणा, संतूर और मृदंग, फिर घंट सब था। तो गुरुजी ने बहुत तब सपोर्ट किया था और मैंने वो सब इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा किए थे, पूरा डेमो उसका किया था। ओ, और सात अपने जो फोक डांसेस है, वो 7 प्रकार के फोक डांस मैंने स्टूडेंट को सिखाए और पूरा 45 मिनट का एक प्रोग्राम मैंने किया था। जी। और ये प्रोग्राम पूरे दिन चलता था, सिर्फ ओ, 45 मिनट्स नहीं। 45 मिनट्स पूरे हुए, फिर दूसरा सेशन, फिर 45 मिनट शुरू हुए, ऐसा पूरा 3 दिन चला। ओ तो हो। इसको हम बालोत्सव कहते हैं। तो ओ, ये देखने गुरुजी आते थे। और मेरे स्कूल में भी आज भी मैं प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल, तो उसमें मैं कोरियोग्राफ करती हूँ। और हर बार ईश्वर की दया है और गुरुजी का आशीर्वाद है कि जी। मुझे कुछ अलग करने को मिलता है। अरे और सबसे पहले मैंने जो किया था वो था छाऊ नृत्य। अरे वाह। और वो सेमी क्लासिकल छाऊ मैंने करवाया था। जी। तो मेरी स्टूडेंट्स को मैंने वो सिखाया, छाऊ। उसके ओके। बाद मेरे पास सूफी डांस आया था करवाने के लिए, मैंने वो सूफी डांस करवाया। फिर थाई डांस मैंने करवाया। वाह। और लास्ट में और लास्ट में मैंने रशियन डांस करवाया। वाह। तो तो ये सब हम आज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज जी। ऑफ गुरुजी। राइट। क्योंकि हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना जी, और और उसको हमारे अच्छे से बेसिक क्लियर है निभाना। डांस के रिलेटेड। हाँ, और उसे अच्छे से निभाना, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो गुरुजी से यही सीखा है कि जो करो वो अच्छे से करो। तो आज भी जब हमारे स्कूल में कल्चरल होता है, तो मुझे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डांस दे दिया जाता है। और जी। वाचिनी बा हमारे प्रिंसिपल, अभी तो हमारे कैंपस डायरेक्टर है, तो वो मुझे डिफिकल्ट टास्क देते हैं हर टाइम कि आपको ये करना है करके। तो हम करते हैं, जी। गुरु जी का आशीर्वाद है तो करते हैं। जिगर भाई याद करवा रहे हैं, तलवार डांस पे करवाया था आपने। हाँ, वो वही छाऊ वाला, छाऊ में तलवार डांस था। हाँ हाँ। ओके। और कोई जी। दीदी आपकी कोई ऐसी रचना जो आपने गुरुजी को डेडिकेट की हो? हाँ, मैंने ये थोड़ी सैड सी है, क्योंकि गुरुजी का जब देहांत हुआ, जी। तब गुरुजी को मैंने श्रद्धांजलि दी थी और एक गीत रचा था। थोड़ा सैड है, पर एक एक वर्ड्स बहुत ही फिल्म देता है। इम्पोर्टेंट है। जी। पेश करती हूँ। आंखों खूणे आज अटक्યું ચોમાસું। हम लोग इतना रोए थे ना उस दिन। और मैं ये गीत कहने से पहले आपको बोल दूं कि जब गुरुजी को जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसी दिन मेरा फोन मैंने ठीक करवाने के लिए दिया। ओ। तो मुझे मालूम ही नहीं कि गुरुजी को एडमिट किया है, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मालूम नहीं। पारुल मैन फोन करते हैं, जिगर भाई फोन करते हैं, पर मेरा स्विच ऑफ है। और सब इतने बिजी कि कोई ऐसे तो घर पे तो नहीं आ सकता फिर। तो मुझे मालूम ही नहीं। और दूसरे दिन जब मेरे पास फोन आया, तो इतने सारे मैसेजेस, और मैं पढ़ती जाऊं और रोती जाऊं, पढ़ती जाऊं और रोती जाऊं, ऐसा हाल था मेरा। और तब मैंने जिगर भाई को फोन किया कि जिगर भाई मुझे मालूम ही नहीं है, इतना सब कुछ हो गया। तो कि बोला कोई बात नहीं, अभी आप गुरुजी के घर आ जाओ, सब खत्म हो चुका है। और फिर मैं इतना रोई हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया कि जब मुझे मिलना था तब मैं नहीं मिल पाई। एकदम
एकदम सही। जो समय होता है लास्ट, कि जब हम राइट। मिलना चाहते हैं अपनों से, तो तब मैं नहीं मिल पाई। और इसी हिसाब से मैंने फिर ये गीत मेरे जहन में आया और मैंने लिखा कि आँखों ना खूणे आज अटक्યું ચોમાસું, લાગે અશ્રુનો ભાર મારા કાળજે। આંખોના ખૂણે આજ અટક્યું ચોમાસું, લાગે અશ્રુનો ભાર મારા કાળજે, લાગે યુગ યુગનો ભાર મને આજે। વેળા વિદાયની કેવી હોય આકરી, વેળા વિદાયની કેવી હોય આકરી, આ હૈયાને પૂછો તો માનું। આયખુએ આખું, આયખુએ આખું જ્યાં ઓછું પડે, એવી વાતો તો કેટલી હું માંડું। કેટલુંય કહેવું તું, કેટલુંય સાંભળવું તું, પણ કેમ મનાવું મન આજે, લાગે યુગ યુગનો ભાર મને આજે। કેડી કંડારીને દરિયાના પાણીમાં, કેડી કંડારીને દરિયાના પાણીમાં, તર્યાએ સામા પ્રવાહે, મજધારે વહેતા વહાણોને લાંગરીને, બાંધ્યા તા એમણે કિનારે। અંતરથી અંતરના જોડેલા તાર, હવે સુર સપ્તક સંભળાય છે, લાગે યુગ યુગનો ભાર મને આજે। આંખોના ખૂણે આજે અટક્યું ચોમાસું, લાગે અશ્રુનો ભાર મારા કાળજે, લાગે युग युगनो भार मने आज। प्रतिभा, एक बात मैं कहना चाहूंगी जी दीदी। कि ये जो मैंने एक पंक्ति लिखी ना इस गीत में, कि मझधारे बहता वहाणों ने लांगरी ने, बांध्या था एमणे किनारे। अगर हम सोचे ना बैठ के कि शायद हमने कला क्षेत्र ज्वाइन नहीं किया होता तो क्या होता, एकदम शायद गुरुजी हमारे जीवन में नहीं होते तो तो क्या हमारा क्या होता। सिर्फ इतना ही सोचना है, पूरा इंपॉर्टेंस उसी टाइम हमें समझ में आ जाएगा। तो हम सब मझधार में थे, हम सबकी नैया मझधार में थी, गुरुजी ने हम सबको किनारे पर लाकर। एकदम सही। वेल सेड दीदी। जी दीदी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम वापस हो गया है। जी जी। के हाँ, तो हम सबको गुरुजी ने मझधार से किनारे तक लाके खड़ा किया है, ऐसा कहे तो इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। एकदम तो सही बात। जी, तो इसके साथ बस गुरुजी की बहुत सारी यादें हैं, और जी वो छोटी छोटी बातें तो इसमें साथ है ही, कि हम कला क्षेत्र में वो जो पीछे एक छोटी सी एक कपड़े धोने की जगह थी, वहां पर भी मैं और उर्वशी तो प्रैक्टिस करते थे। हाँ। उतनी जगह में भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते थे, जहां भी अरे वाह। जगह मिली हम लोग प्रैक्टिस कर लेते थे। तो जी उसकी तो बहुत सारी बातें हैं जो कला क्षेत्र के साथ जुड़ी है। जी अगर और जी। कुछ पूछना चाहो प्रतिभा। पूछना तो बहुत कुछ है दीदी, और मैं अगर चाहती तो जी और 1 घंटा आपसे बात कर सकती थी, बट जो यहाँ जी पर टाइम ड्यूरेशन का प्रॉब्लम, इसकी वजह से आज यहाँ ही हमें ये एपिसोड कंप्लीट करना पड़ेगा। बट आप श्योर। आए दीदी और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। आपकी जो गजल, मुझे पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, है ना? सोनेट, गजल, जो भी आपने रचनाएं की है, मैंने बाकी भी बहुत सारी आपकी रचनाएं पढ़ी है, बहुत अच्छी है, एकदम दिल को छूने वाली रचनाएं होती है आपकी। और जो स्पेशली गुरु जी के ऊपर आपने जो लिखी है वो तो एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो थैंक यू सो जी मच दीदी, आप आए हमारे साथ, क्यों। सभी बातें, आपकी रचनाएं शेयर की। आपका खूब खूब आभार। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारी दीदी डॉक्टर ऐना त्रिवेदी, जिनके साथ हमने बहुत
अच्छे अच्छे गुरुजी के साथ उन्होंने जो पल बिताए हैं, गुरुजी की जो शिक्षा देने का तरीका और उनका जीवन कितना हमारे लिए प्रेरणादायक है, उन्होंने बहुत बखूबी हमें समझाया। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही मिलते हैं दूसरे गुरुजी के स्टूडेंट के साथ। तब के लिए अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। जय गुरुदेव, जय हिंद।